अरबों सालों से मार्स की धरती सूखी और बेजान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में कभी इसकी धरती पर पानी बहता था। इसकी सतह पर बनी नदियों और डेल्टाओं के निशान हमें बताते हैं कि मार्स की धरती पर भी कभी जीवन ने सांसें ली होंगी। लेकिन यहां पर रहने वाले जीव आखिर कैसे होंगे? क्या वो हमारी तरह विकसित सभ्यताएं रही होंगी या वो पानी और जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे प्राणी होंगे? इन सभी निशानों की खोज में इंसानों की बनाई दो बेहतरीन मशीनों ने यहां एक लंबे अरसे तक सफर किया। नासा के भेजे दो रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जो आज भी मार्स पर खड़े हैं, अतीत की यादों को समेटे। हमसे लाखों मील दूर इन दोनों योद्धाओं ने कभी मार्स पर किए गए अपने कारनामों से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इनके पहियों पर चढ़ी मिट्टी से देखने में आज ये भले ही उतने अच्छे न लगे, लेकिन इनकी मार्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। कैसे इन रोवर्स को यहां पर लैंड करवाया गया, कैसे इन्होंने मार्स के इस कठोर मौसम को झेला। पहियों के टूट जाने के बावजूद ये रुके नहीं, बल्कि अपना काम बखूबी करते रहे। इन्होंने मार्स की धरती पर चलते हुए उन मुश्किलों का सामना किया जिसमें किसी भी मशीन का डेड होना तय था। एक लंबे समय तक इन रोवर्स ने हमें मार्स के बारे में वो सब कुछ बताया जो हम जानना चाहते थे। क्या आप भी इनकी कहानी को बेहद करीब से सुनना चाहते हैं? आइए मेरे साथ मंगल की जमीन पर खड़े इन दोनों रोवर्स के अद्भुत सफर पर। उन्नीस के मार्स पाथफाइंडर मिशन के बाद से नासा को लगातार कई बार मंगल मिशन में नाकामयाबी हासिल हुई। 1999 में तो एक साथ दो मिशन फेल हुए, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल थे। नासा का स्टाफ अब उम्मीद खोने लगा था। संकट की इस घड़ी में नासा ने मार्स मिशन के लिए दो रोवर्स पर काम करना शुरू किया, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जिन्हें कामयाबी देने के लिए टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की। वे इस बार अगर फेल होते तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता। इसलिए इस मिशन की तैयारी के समय इतनी बार टेस्टिंग की गई कि गलती की कोई गुंजाइश ही न रहे। इस बार रोवर्स को मार्स पर उतारने के लिए उन्होंने मार्स पाथफाइंडर मिशन को फॉलो किया, जिसमें एक रोवर को हवा भरे बैग्स में डालकर मार्स के सरफेस पर लैंड करवाया गया था। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स के लिए बड़े पैराशूट और एयर बैग्स बनाए गए, जिन्हें कई बार टेस्ट किया गया। अब बारी थी मिशन की सही टाइमिंग की। साल 2003 के बीच में आकर इस मिशन को अंजाम दिया जाना था। हर 26 महीनों में मार्स और अर्थ एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं, और ये सबसे सही वक्त होता है किसी मिशन को मार्स पर भेजने का। मार्स पर इन रोवर्स को उतारने के लिए दो जगहों का चुनाव किया गया। पहली थी मेरिडियानी प्लेनम नाम का मैदान, जहां सरफेस काफी स्मूथ और फ्लैट था, साथ ही वहां पर हवा भी उतनी नहीं थी। ये जगह रोवर को लैंड करवाने और उसकी ड्राइविंग के लिहाज से काफी सही थी। दूसरी जगह थी गुसेव क्रेटर, जहां अरबों साल पहले किसी झील के होने की उम्मीद थी, लेकिन ये जगह अब एक ऐसे तालाब के गड्ढे की तरह हो चुकी थी जिसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। यहां पर तेज हवा की दिक्कत थी, जिससे लैंड करते वक्त पैराशूट और एयरबैग्स को नुकसान हो सकता था। मिशन का मकसद था ये पता लगाना कि मार्स पर जीवन के लिए कभी जरूरी पानी था या नहीं। अगर यहाँ पानी मौजूद था तो यहाँ किस तरह का जीवन पनपा होगा, यहाँ आखिर कौन से जीव पैदा हुए होंगे। इन सभी रोचक सवालों को लेकर अब ये दोनों रोवर मार्स पर जाने के लिए तैयार थे। साल 2003 10 जून और 8 जुलाई को बारी बारी से स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया गया।
दोनों का लॉन्च कामयाब रहा। अब ये दोनों रोवर अपने सफर के दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर गए थे। धरती से करीब 7 महीने का सफर तय करने के बाद स्पिरिट अब मार्स पर पहुंचने वाला था। कुछ ही मिनटों में इसे जमीन पर लैंड करना था। मार्स मिशन में लैंडिंग के वक्त रियल टाइम में उसे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, क्योंकि मार्स और धरती के बीच रेडियो सिग्नल जाने में करीब 10 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए रोवर को लैंड करने के सभी स्टेप्स उसके कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम थे। यानी इन सभी स्टेप्स के सही होते हुए भी किसी चट्टान के बीच में आने या फिर किसी हवा के झोंके से भी कोई गड़बड़ होती तो मिशन फेल हो जाता। इसलिए मार्स पर भेजे गए किसी भी मिशन में होने वाली सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन पहले ही करनी पड़ती है। आखिरकार स्पिरिट ने मार्शियन एटमॉस्फेयर में एंट्री ली। सिग्नल मिलने पर सभी की धड़कनें रुक गईं और फिर सभी सिस्टम के एकदम सही तरीके से काम करने के अगले सिग्नल मिलते हैं। पैराशूट खुलता है और एयर बैग्स रिलीज होते हैं। वो मार्स के सरफेस पर कुछ दूर तक जंप करते हैं और फिर सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ये मिशन फेल तो नहीं हो जाएगा। क्या होगा अगर उन्हें अगले सिग्नल ही ना मिले तो। लेकिन फिर अचानक से सिग्नल मिलने लगते हैं। स्पिरिट मार्स की जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में स्पिरिट मार्स की पिक्चर्स भेजने लगता है। उसके सारे सिस्टम और हार्डवेयर एकदम ठीक काम कर रहे थे। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। स्पिरिट के उतरने के कुछ दिन बाद तक सब ठीक चलता है और फिर अचानक से सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। यह रोवर के साथ एक दिक्कत आ जाती है। उसका मेमोरी सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था, जिससे सिस्टम को हर बार फिर से रीबूट होना पड़ता। ऐसा होना स्पिरिट में लगे कंप्यूटर के लिए खतरनाक था, क्योंकि दिन में आने वाली रोशनी से चार्ज हुई बैटरी इसी काम को करने में खर्च होने लगी थी। अब ऐसा लग रहा था मानो मिशन हाथ से निकल जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स इस मुश्किल का हल ढूंढने में लग गए। आखिरकार उन्हें एक आइडिया सूझा। वो एक ऐसी कमांड स्पिरिट के लिए भेजने वाले थे जो मेमोरी को ही बाईपास करने वाली थी। उन्होंने एक कमांड भेजी और काम बन गया। सॉफ्टवेयर में आया बग अब हट चुका था। स्पिरिट को मानो नया जीवनदान मिला था। इधर ये मुश्किल हल हुई और उधर नासा की टीम ने अपने दूसरे रोवर को भी सफलतापूर्वक मार्स की जमीन पर लैंड करवा लिया। दोनों रोवर्स का ये मिशन वाकई ऐतिहासिक था, लेकिन इसका असली सफर तो अभी शुरू होना था।